नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, श्रृंखला आपके लिए शुरू की है, अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया हमने मानसी जी से। मानसी जी एक योगिनी है, टीवी पर इनके प्रोग्राम आते रहते हैं और ये काफ़ी इंस्टाग्राम वगैरह पे दिखेंगी। आपको इनके लिंक्स सारे मेरे नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी काम की चीज़ें अब आपको मिल रही हैं, आपको इन्हें खोना बहुत व्यर्थ है, क्योंकि इतना बढ़िया आपको मिलेगा। किसी भी और चैनल पर आप देखेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। हमारे चैनल पे पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से फ्री। कौन सा आसन है, उससे क्या फायदा होगा, उस आसन में आपको क्या खाना चाहिए, सारी जानकारी आपको फ्री। फिर भी आप कुछ पूछना चाहें तो हमारे चैनल में कमेंट्स में आप लिख के छोड़ सकते हैं, उसमें हम आपको अवश्य उत्तर देंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धनुरासन की। धनुरासन आपको, चलिए पहले मानसी जी के पास चलते हैं, वो करके दिखाएंगी, उसके बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको धनुरासन। धनुरासन हम कैसे करते हैं, उसके फायदे क्या हैं और कौन कौन इसको कर सकता है। सबसे पहले आप धनुरासन के लिए अपने पेट के बल लेट जाएं आराम से। आपकी चिन मैट पे ही हो, आपके दोनों पैर ढीले हों पीछे की तरफ और आपके हाथ साइड में होंगे आपकी वेस्ट के, और एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से अपनी घुटनों से आप पैरों को मोड़ेंगे, अपने एंकल्स को पकड़ लेंगे अपने दोनों हाथों से। सांस भरते हुए आप अपने ऊपर के शरीर को उठाएं और अपने पाँव को आगे लाने की कोशिश करेंगे, अपने हाथों से स्ट्रेच करेंगे अपने पाँव को और वहीं रुकें और 2 लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप अपने पैरों को छोड़ दें, पैरों को वापस मैट पर आने दें और अपनी चिन को वापस मैट पर ले आएंगे। और ये हुआ धनुरासन। तो दोस्तों, हमने सीखा कि धनुरासन कैसे करते हैं। अब जानते हैं कि इसको करने का सही समय क्या है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जो भी पेट के बल हम आसन कर रहे हैं तो उसके खाने के बीच और आसन के बीच 2 घंटे का समय रखेंगे ही रखेंगे। तो धनुरासन करने से पहले या बाद में 2 घंटे का समय रखें खाने के लिए। सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है धनुरासन करने के लिए, लेकिन अगर आप इसे शाम को भी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि खाना खाने से 2 घंटे पहले करें। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले, जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी चेस्ट मसल्स खुलती हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, जिन लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम है या ब्रोंकाइटिस, एस्थमा पेशेंट्स के लिए तो ये मानो वरदान ही है। तो वो लोग ये आसन करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। लंग्स ओपनर्स एक्सरसाइज है, ये आसनास हैं। तो ये एक लंग ओपनर आसना है। तो जो भी आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, सांस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, उसमें ये बहुत ही फ़ायदा करता है। दूसरी बात, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा करता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है ये, उनको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव करता है। जिन लोगों को फैट की समस्या रहती है अपने नाभि के आसपास, या जिनकी थाइज हैवी हैं, जिनको थोड़ा सा अपनी टोन करना है मसल्स को, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये फैट घटाता है आपके थाइज के आसपास से, आपके नाभि के आसपास से, आपके पेट से, तो बहुत ही अच्छा रहता है उनके लिए ये आसन। तो ये तो हमने जाना कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कि ये आसन कौन कौन नहीं कर सकता है। उस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। सबसे पहले तो प्रेग्नेंट लेडीज़ इस आसन को अवॉइड करें। दूसरा, हार्निया, जिनको हार्निया का प्रॉब्लम है, प्लीज़ इस आसन को बिल्कुल ना करें, वो बढ़ सकता है। और जिनकी आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम रहती है, या लोअर बैक की कोई सर्जरी हुई है, या फिर आपकी एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई है, पेट की कोई सर्जरी हुई है, तो आप भी इस आसन को अवॉइड करें।
तो दोस्तों हमने जाना कि ये आसन किस किस को नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि ये आसन हम कितनी बार कर सकते हैं और कितना देर होल्ड कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल अपने योग में शुरुआत कर रहे हैं, ये आसन आप करिए 1 से 2 बार। और जब आपको लगता है कि आप इसको सही समय दे पा रहे हैं और आपका शरीर कर पा रहा है इस आसन को अच्छे से, तो आप होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। अपने 1 से 1.5 मिनट का आप इसको होल्ड कर सकते हैं और आप इसको 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि हम कैसे कर सकते हैं धनुरासन और कैसे इसके लाभ उठा सकते हैं। अब हम दूसरे आसन के साथ मिलेंगे आपको दूसरे हफ्ते। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था धनुरासन। योग के मामले में मैंने आपको पहले बताया, आपका शरीर अगर उतना फ्लेक्सिबल नहीं, तो जितना आप कर सकते हैं, मतलब शरीर जो आपको आसन बताए जा रहे हैं उसमें शरीर को उन सीमाओं तक ले जाने की जरूरत नहीं जहां आप मानसी जी को देख रहे हैं। वो एक योगिनी होगी तो उनके लिए रोज का काम है, वो लोगों को इस बारे में पढ़ाती हैं। भाई ये गुरु हैं योग की। आप एक सामान्य चलती फिरती जिंदगी से जुड़े हैं तो जरूरी नहीं आपका शरीर भी उतना फ्लेक्सिबल हो, उतना लो जो आपके शरीर में है। पर कोई चिंता वाली बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। हाँ, आप रेगुलरली करिए तो आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। बात कर रहे थे धनुरासन की, और ये धनुरासन ब्रोंकाइटिस यानी एस्थमा, इससे जुड़े रोग में बहुत फायदेमंद है। एस्थमा के बीमारी आप जिनको देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कितना दिल दुखाने वाली बीमारी जिसे ये होती है उसको तो परेशानी है ही, उसके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उन्हें भी बहुत दिल पे लगती है। सामने वाले की उस तरीके से हेल्प नहीं कर सकते। पर एस्थमा के लिए खाना आपको अपने जीवन में क्या क्या खाने का है, स्पेसिफिक डाइट नहीं है कि स्पेसिफिक डाइट ये ले, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप वो लेंगे तो आपको उस चीज़ का फायदा मिलेगा। जैसे विटामिन डी, सूरज की रोशनी से भी विटामिन डी मिलता है जो एस्थमा अटैक्स को घटाने में, खासतौर से 6 साल से 15 साल के बच्चों के बीच में जो एस्थमा के अटैक पड़ते हैं उन्हें घटाने में बहुत फायदेमंद होता है। और विटामिन डी जो आपको और चीज़ों से भी मिलता है। इसके अलावा सैमन नाम की मछली आप अगर खाते हैं उससे मिलेगा। मिल्क में होता है, या फिर फोर्टिफाइड मिल्क यानी जो इम्प्रूव्ड मिल्क थैलो मिलता है उसमें भी होता है। और ऑरेंज जूस, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस जो होता है, इम्प्रूव लिखा होता है फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस, उसमें होता है। और अंडों में ये विटामिन डी होता है। अगर आपको एलर्जी है, ये भी ध्यान रखिए, एस्थमेटिक है कोई तो हो सकता है उसे अंडे से एलर्जी भी हो, तो फिर आप अंडे मत खाइए। उस हालत में एलर्जी और आपको एस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। विटामिन ए भी फायदेमंद होता है एस्थमा के मामले में, क्योंकि इसमें देखा गया था कि बच्चों के मामले में अगर उनका विटामिन ए का लेवल लो है, ये एक रिसर्च में देखा गया था, तो उससे भी क्या है कि उन्हें अस्थमा का होता है अटैक ज़्यादा। और विटामिन ए लेने से क्या होता है, आपका लंग फंक्शन बढ़ता है। और बहुत अच्छा सोर्स जो है विटामिन ए का मैं आपको बताता हूँ। एक है गाजर, आप ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो शकरकंदी कहते हैं, और पत्तों वाली हरी सब्जियाँ जैसे बथुआ है, पालक है, या फिर ब्रोकली, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और मैं आपको बात बताता हूँ, एप्पल्स। आपने सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कीप्स एस्थमा अवे भी होता है। एक रिसर्च यही हुई है कि आप अगर एप्पल एक रोज खाते हैं तो आपके लंग फंक्शन को उससे फायदा होता है। बनानास का भी बहुत फायदा होता है। बनानास डिक्रीज करते हैं जो वीजिंग होती है, सांस उखड़ती है जिस समय आप एस्थमा के मरीज होते हैं, उसको ये घटाता है। इसकी एक वजह शायद ये होती है कि पोटेशियम होता है केले में। और मैग्नीशियम, यहाँ पर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, 11 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें मैग्नीशियम लेवल अगर लो होता है तो उनका फिर वो एस्थमा का चांसेस बढ़ जाते हैं। मैग्नीशियम आप कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ों के नाम। जैसे पालक है, पंपकिन के बीज, कद्दू के बीज आप सुखा के छील के खा सकते हैं।
डार्क चॉकलेट, सैमन मछली, ये आपके मैग्नीशियम वाले फूड होते हैं जिनमें मैग्नीशियम अच्छा होता है। साथ ही में आपको एक और चीज़ बता दूं कि कुछ ऐसे खाने हैं जो आप अगर अस्थमा के मरीज हैं तो आपको वो अवॉइड भी करनी चाहिए। एक तो वाइन अवॉइड करिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह। ड्राइड फ्रूट्स जो हैं जैसे छुआरे वगैरह उन्हें आप अवॉइड करिए, अचार खाना बंद करिए। श्रिम्प नाम का एक झींगा जो होता है खाते हैं लोग, उसे भी ना खाइए। और लेमन और लाइम जूस के जो बॉटल में आते हैं, बॉटल पहले से मार्केट में बने हुए, उनसे भी आप दूर रहें तो वो आपके लिए अच्छा है। और ऐसे फूड जिनसे गैस बनती है वो आप दूर रहें, जिनसे एसिड बनता है। उससे क्या है, एसिड बनेगा, पेट फूलेगा तो आपको अस्थमा का अटैक पड़ने का भी चांस बढ़ जाता है। ये आपको बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बीन्स हैं, बंद गोभी है, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वही जो बाजार में कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, कंपनियों के ऐड वगैरह आते हैं, वो आप ना पिए। और प्याज यहाँ तक कि लहसुन भी कम खाएं। और फ्राइड फूड, तले हुए और डीप फ्राइड तो छूने भी नहीं है, फ्राइड से भी जहाँ तक दूर रहें वही अच्छा है। इसके अलावा आपको कुछ और भी मैं आपको बताता हूँ जो आपको नहीं खाना चाहिए। एक चीज़ होती है दोस्तों, सैलिसाइलेट्स। सैलिसाइलेट्स बहुत कम होता है चांसेस, ऐसे लोग बहुत कम परसेंटेज होते हैं, लेकिन कुछ अस्थमा के मरीज सैलिसाइलेट्स के लिए एलर्जिक हो सकते हैं, जो कॉफ़ी, टी और हर्ब्स यानी जड़ी बूटी, स्पाइसेस वगैरह में भी पाया जाता है। तो एलर्जी आप टेस्ट करा लें, अगर कुछ ऐसा खा रहे हैं उससे ऐसा आपको नुकसान हो रहा है तो आप कैसे, ये कहाँ मिलता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में या फ्लेवर जो डाले जाते हैं चीज़ों में, फ्लेवर जैसे किसी चीज़ में वनीला फ्लेवर या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, उनमें भी होता है। कलरिंग, फूड कलरिंग भी अक्सर होता है, तो उसमें ये है। और अगर उसे खाने के बाद बार बार ऐसा अस्थमा का कुछ हो रहा है तो दूर रहिए। इसके अलावा जो अस्थमा के मरीज हैं उन्हें मैं कहूँगा डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहें, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहें। शेल फिश नाम की फ़िश आपको नहीं खानी। और गेहूं से, टी नट से बच के रहें। गेहूं का तो अपना टेस्ट भी करा लें भैया, कहीं ऐसा नहीं आटे से एलर्जी, वो भी हो सकती है, अगर है तो उससे भी बच के रहें। और भागते दौड़ते रहें, अपने लंग्स को एक्सरसाइज करके मजबूती दें, खुश रहें। हमारे चैनल रोमाल को देखते रहें। फिर मिलूंगा मित्रों इसी चैनल पर। नमस्कार।